नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का संविधान की इस अमृत कथा में। और आज बहुत अच्छा मौसम और जो हमारा समय है उस दिए गए समय पर हम अपनी चर्चा लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारी इस जो संविधान की परिचर्चा है इसमें बहुत सारे लोग देश भर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं। हम उन सभी लोगों का जुड़ने का इंतज़ार करेंगे और साथ ही साथ सभी का स्वागत है। कुछ ही समय में सभी लोग जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी इस कथा को आरंभ करेंगे। हमारे बीच में शिव मोहन सिंह लोधी हैं पन्ना से, लोधी लाला भैया सिंह, गिरीश भारत, नरेश बाबू लोधी, नरेंद्र लोधी, रामकृष्ण राजपूत जी, सभी लोग हमारे बीच में हैं। और एक विचार हम लोगों को विचार के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने इस सेशन की। तो हमारे बीच में इंजीनियर प्रवीण राजपूत, श्याम सुंदर राजपूत, रेखा राजपूत, शशिकांत राजपूत, कृष्ण सिंह लोधी, महेश लोधी, इंजीनियर प्रवीण लोधी, एडवोकेट राजपूत, कुंवर सिंह, कैलाश राजपूत, ओम शिव वर्मा, शिवशंकर राजपूत। कहीं कहीं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, इधर भी हो जाती है, लेकिन बहरहाल अभी एकदम अच्छा मौसम है। सो ब्रजेंद्र सिंह पैरोल, सूर्य प्रताप सिंह, आशीष राजपूत। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग बात करेंगे एक विचारक, एक बहुत बड़े दार्शनिक के विचारों के माध्यम से। कविताएं भी हम लोग लेके आए हैं आज आपके बीच में। और सिसरो, एक इटली के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे सिसरो, उनका एक विचार आपके बीच में रखेंगे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के एक सिसरो इटली के महान विचारक और दार्शनिक माने जाते हैं। जय किशन राजपूत, लोधी शैलेंद्र राजपूत, गुड्डू निषाद, सत्यराज लोधी, विवेक राजपूत, सुमेर राजपूत, पद्मेश लोधी जी, जीतू राजपूत, राम सिंह लोधी, अंकित राजपूत, श्याम राजपूत, समीर लोधी, लोकमन सिंह, अनिल राजपूत, सारिका राजपूत, लोधी गिरिजेंद्र, बिल्कुल संतोष राजपूत, सुधाकर लोधी, दयाराम लोधी जी, डॉक्टर नारायण पटेल, संजय लिल्हारे, रामचंद्र वर्मा जी, देवदत्त राजपूत जी, रमेश सिंह लोधी, पूनम राजपूत, कुलदीप राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, रमेश वर्मा। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सुप्रभात। धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट पीलीभीत, राम लखन राजपूत, राजीव राजपूत जी हमारे मैनेजर साहब, रविंद्र सिंह राजपूत, लोधी नरेश, ओम प्रकाश राजपूत जी, कृष्ण गोपाल लोधी, सुधाकर लोधी राजपूत, गुड मॉर्निंग सुधाकर, ओम प्रकाश राजपूत, देवदत्त राजपूत जी गुड मॉर्निंग, यतेंद्र राजपूत, वीरेंद्र राजपूत। सो अभी जो है लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं, अधिकांश संख्या में लोग आ गए हैं और धीरे धीरे बाकी लोग जुड़ते जाएंगे। हम लोग अपने विचार के माध्यम से एक जो दार्शनिक है, श्रीमती कल्पना राजपूत, डॉक्टर सौरभ राजपूत, यश प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप बिल्कुल भेज सकते हो, ओम प्रकाश नरवरिया जी, इंजीनियर ओमकार राजपूत, जयंती राजपूत, श्रीमती कल्पना राजपूत गुड मॉर्निंग, यश राजपूत, डॉक्टर मोनू राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत, श्याम राजपूत, श्याम बिहारी कन्नौज से, कन्नौज के इतिहास की कल हम शाम चर्चा की थी, अनिल राजपूत, रामकिशन राजपूत। तो चलिए, थान सिंह राजपूत और डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा, सोनू कुमार लोधी सिद्धार्थनगर से, शैलेंद्र कुमार, कुलदीप
प्रतिहार, कुलदीप प्रतिहार, नमस्कार। राजकुमार लोधी, हरिश्याम लोधी, चंद्र लोधी, घनश्याम राजपूत, राम मिलन, आरब, गीता देवी पटेल लोधी, राजू वर्मा, शिव राजपूत, पुरुषोत्तम आर्या। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का इस परिचर्चा में। सभी रामदेवी राजपूत, गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार राजपूत, राहुल रॉयलांस, जय हिंद राजपूत। चलिए, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों ने एक जो विचारक है, उस विचारक का नाम है सिसरो। और सिसरो इटली के बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। उनका एक विचार है, आज उनका विचार हम लोग रख रहे हैं आपके बीच में, और आप चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे विचार उन्होंने दिए जो समाज के ऊपर, जो राज्य व्यवस्था के ऊपर, जो धर्म और नैतिकता के ऊपर, तो बहुत सारे व्यवस्थित विचार दिए हैं सिसरो। और सिसरो इटली के महानतम दार्शनिकों में से, विचारकों में से उनकी गिनती होती है। और उन्हीं का एक विचार हम आपके बीच में रखेंगे, और उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ राजपूत, विमल लोधी, दिनेश श्वेता सिंह, संतोष राजपूत, उन्नाव उत्तर प्रदेश से, मनोज सिंह मंजू, शिवम राजपूत, वीरेंद्र राजपूत बदायूं से, पुष्पेंद्र कुमार राणा, कासगंज लोधी, गुरदीन सिंह राजपूत। चलिए, तो स्वागत है सभी लोगों का। और विचार क्या है सिसरो का, वो हम आपके बीच में रखते हैं। जिस समय अच्छा, लोधी राजू वर्मा डिवाई से, भंवर सिंह नरबरिया साहब भिंड से, एसपी सिंह साहब मेरठ से, नमस्कार सिंह साहब, देव राजपूत, सुनील सिंह जी। लगता है कुछ और लोग अभी रास्ते में रह गए हैं, या तो उनके यहाँ नेट स्लो आ रहा है या देर से जुड़ पा रहे हैं। चलिए, उनका भी स्वागत करते हैं। अनूप कुमार वर्मा, महेंद्र पाल राजपूत जी, सारिका राजपूत, मनोज सिंह मंजू, गुड मॉर्निंग। सुनील सिंह जी बांदा से, सुप्रभात। तो चलिए, धीरे धीरे कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, हम थोड़ी देर और उनकी प्रतीक्षा करें और फिर सिसरो का विचार आपके बीच में रखें। और कल मैंने फेसबुक पर लिखा था कि दो तरह की जो समस्याएं समाज में दिखाई दे रही हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग पोस्ट डालते हैं और वो लिखते हैं कि इससे ना चमचे बहुत जो है जलेंगे, और कुछ लोग पोस्ट डालते हैं कि इससे जो है भक्तों को मिर्ची लगेगी। क्या बनते जा रहे हैं हम लोग? हमारी पहचान जो है समाज में एक अच्छे व्यक्ति की होनी चाहिए। हमारे समाज के जो युवा हैं, इंजीनियर्स की पहचान बनाइए, डॉक्टर्स की पहचान, टीचर की पहचान बनाइए, तैयारी करिए, बिजनेसमैन बनिए। ये सब ये सोशल मीडिया पर लिख करके पोस्ट डालते हैं कि देखिए इस पोस्ट से चमचे छिड़ेंगे। फिर उधर से दूसरी पोस्ट आती है, उस पर लिखा होता है कि इस पोस्ट से भक्त जलेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग पहले इंसान हैं, और उसके बाद हमारी अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए। और किसी भी समाज का, अगर समाज इस तरह की चीज़ों में गिरता है तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। आपकी जो बौद्धिकता है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हर समाज को इन सब चीज़ों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। और कुछ ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 या 3% लोग होते हैं, 2 या 3%, 4% लोग बस, उनकी पोस्टों के माध्यम से इस तरह का डिवाइड खड़ा होता है सोसाइटी में। और सब लोगों को ये लगता है कि सब ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। समाज के 90%, 98%, 97% लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन वो 3-4% लोग जो माहौल ख़राब करते हैं, हम सब लोगों को उन सब चीज़ों को प्रति सचेत भी रहना चाहिए। और समझाना है तो समझाइए, नहीं तो अनफ्रेंड करके, ब्लॉक करके, जैसे भी करके ऐसे विचारों को कम से कम हम प्रसारित होने दें, उतना समाज के लिए अच्छा होता है। उसके माध्यम से जो बाकी चीज़ों पर फोकस हो पाता है। जैसे किसी को पढ़ना है तो पढ़ाई में फोकस होगा, किसी को यदि तैयारी करनी है तो तैयारी करने में फोकस होगा, किसी को अगर ये लगता है कि हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें उसका फोकस लगेगा। और देखिए, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, अगर हमको कोई बिजनेस ही करना है, मान लीजिए एक शॉप हमको खोलनी है, हमें एक दुकान खोलनी है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएगी, हमें कोई एक शॉप खोलनी है। अब उस शॉप में हमारे जिस मार्केट में हमने दुकान ली, उस मार्केट के आसपास जो है तमाम गांव हैं, तमाम कस्बे हैं, और बहुत सारे लोग रहते हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग। तो आप अगर दुकान खोल के क्या ये चाहेंगे कि मेरा सामान जो है ना बिके या उसको लोग ना लें? वो उस तरह की जो सोच होती है, जो इस तरह की सोच होती है जिसमें हम
किसी वर्ग या किसी जाति या किसी समाज के प्रति जो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स को डेवलप करते हैं, तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपका काम, आपका जो है धंधा नहीं चलेगा। उसी तरीके से आप कभी भी यदि चाहें कि साहब हम जा करके एक अधिकारी बने, मान लीजिए एक ऑफिसर हम लोग बनना चाहते हैं, और ऑफिसर बन के हमारा मकसद है कि हम अधिकारी का काम क्या है, समाज के सभी लोगों की सेवा करना, उसका नाम ही है नागरिकों की सेवा करना। आप यदि नागरिकों की सेवा करेंगे तो आप अफसर बन के क्या ऐसा कर सकते हैं कि सला गली में सड़क नहीं हो, उस मोहल्ले में ये वाले लोग रहते हैं तो इनको पीने का पानी नहीं हो, वहाँ पे अगर झगड़े हो रहे हैं तो होने दे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमेशा बहुत व्यापक दृष्टिकोण हमको रखना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें सोसाइटी में आती हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले समय से बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। और कोई ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को जो इस तरीके से दिग्भ्रमित है, जिनको खुद का कैरियर नहीं पता, वो कहाँ खड़े हैं उनको नहीं पता, लेकिन वो भक्त या चमचा वाले ग्रुप में आ जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमें क्या काम करने चाहिए, ये उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो उस तरह की चीज़ों में आ जाएंगे और वो शायद उसको यही समझते हैं जैसे उनको वो कोई रोज़गार मिल गया है। उनको लगता है कि हमारा कैरियर यही है। और ये जो सब नशा है, ये नशा आपका बमुश्किल जब आप 18-20 के हैं 24-25 तक चलता है बस। 24-25 के बाद जब एक बार आपका विवाह होता है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं और जब आपके पास आमदनी नहीं है, जब आपके पास सुविधाएं नहीं है, बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, स्कूलिंग नहीं कर सकते बच्चों की, कोई बीमार होने पर इलाज नहीं करा सकता, फिर आप देखिए उन घरों की हालत। तो जो इस तरह के युवा नेता और जो भक्त और जो चमचे बने फिरे घूमते हैं, कोई इस ग्रुप में उस ग्रुप में, आगे उनकी क्या हालत होती है। इसलिए एक समय है जब आपका विद्यार्थी जीवन है तो उसका सबसे बड़ा धर्म ही यही है। और मैं कहता भी हूँ लोगों से कि धर्म की परिभाषा ये पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है जो आपकी उम्र वय के अनुसार जो आपके कर्तव्य दिए गए हैं, वो आपके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही आपका धर्म है। मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई के अलावा अगर सब कुछ करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप ये मान के चलिए चाहे आप कितने ही मंदिर जाइए, कितने ही आप मठों में जाइए, कितने ही मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, विद्यार्थी होने के बाद अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े अधर्मी आदमी हैं। आप धर्म का पालन करते ही नहीं है, क्योंकि आपका धर्म था शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन करना, वो आपने किया नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आप शिक्षण कार्य करने के बजाय आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उसके बजाय आप तमाम सारे काम करते हैं, तो आप चाहे कितना ही धर्म करिए, लेकिन वो आप हैं अधार्मिक। आप जो है धर्म को नहीं मानते, ना ही आप धर्म को जानते। दूसरा, धर्मों में अधिकांश आप अगर पढ़ेंगे गहराई से तो आप पाएंगे कि वहाँ पर प्रेम, करुणा, अहिंसा की बात की गई है। और आपके विचारों में अगर हिंसा आती है, आप अगर हिंसात्मक पोस्ट डालते हैं, वैमनस्यता, घृणा अगर आपके अंदर आती है, तो घृणा, वैमनस्यता, हिंसा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो हिंसा शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, मन से हिंसा आपने मन में आई हो, या आपकी वाणी में हिंसा हो, या आपके कार्यों में हिंसा हो, तो हिंसा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन। वो मनुष्य के धर्म का भाग ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति के अंदर आता है कि हम उसको ये कर देंगे, उसको सबक सिखा देंगे, अब तो ये लिया जाएगा, जब आपके अंदर ये आ गया तो आपके अंदर से धर्म ऑटोमेटिक नष्ट हो गया, क्योंकि धर्म का वो हिस्सा नहीं है, वो अधर्म का हिस्सा है। हिंसा करना, पाप करना, विद्वेष, घृणा फैलाना, ये अधर्म के पार्ट हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे भी उस वाले धर्म को भी, तो आप पाएंगे कि ये धर्म के अंग नहीं है, ये अधर्म के अंग हैं। और जो भी कोई इस तरह की चीज़ें फैलाता है या करता है, तो वो बेसिकली अधर्म को ही प्रमोट कर रहा है, अधर्म को ही बढ़ावा दे रहा है। और आपने देखा होगा कि लोग जो है, जो लोग चीख चीख करके जो चिल्लाते हैं, जो लोग चीख चीख के बोलते हैं, डराते हैं भयंकर जो है आवाज़ों के माध्यम से, वो लोग कौन थे? वो लोग धर्म के संरक्षक या प्रवर्तक नहीं थे, वो अधर्म के प्रतीक थे। वो एक तरीके से अन्याय, अधर्म के प्रतीक थे। और वो लोग इस तरह की चीज़ों को थोपते थे ताकि डर का माहौल क्रिएट हो और लोग जो है हमारी शरण में आए। तो आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, पुराना जितना भी आपको ऐतिहासिक या धार्मिक साहित्य मिलेगा, तो अधर्म के जो प्रमोटर थे वो डराते हैं, वो टेरर पैदा करते थे। और जो धर्म की बात करेगा वो आराम से क्या है, संत रविदास, कबीर, बुद्ध,
इनकी तरह अपनी वाणी बोलेगा और मानव कल्याण के लिए अपनी वाणी कह करके वो अपने चला जाएगा। वहाँ कभी कौतूहल नहीं है, वहाँ कभी अट्टहास और ये डरावनी वाली बातें नहीं है, या भाषा में कर्कशता नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब हम लोगों को सीखनी और समझनी चाहिए। तो हमें हमेशा अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करें। विद्यार्थी जीवन समाप्त हो चुका है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद हम लोग रोजगार और अपने पैरों पर खड़े हों। और ज़्यादातर जो लोग मैंने देखा है कि इस तरह की जो भाषाएं लोग बोलते हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि आपके माता पिता, ज़्यादातर लोगों के परिवार और माता पिताओं का जीवन गरीब और उसमें है। तो ऐसे लोग जिनके माता पिता संघर्ष करते करते अपने बच्चों को पालते हैं, उनके बच्चे जो है हिंसात्मक पोस्ट और इसके माध्यम में फंसे हुए हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमको पढ़ लिख करके या अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने माता पिता और अपने परिवारों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं सीखते हैं और इसलिए एक समाज में बड़ा नुकसान इसी चीज़ों से होता है। बहुत बड़ा जो नुकसान होता है वो यही होता है। और आप देखना, जितना आपको कट्टर व्यक्ति मिलेगा, जितना उसके मन में हिंसात्मक चीज़ें हैं, जितना वो सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट डालता है, आप देखना कि वही व्यक्ति आपको 30-35 साल की उम्र के बाद लाचारी में दिखाई देगा। किसी से पैसे मांग रहा होगा, घर में कोई बीमार होगा। वो इसी वजह से, क्योंकि शिक्षा गंभीरता लेके आती है। अच्छी शिक्षा आपके व्यक्तित्व में गंभीरता लाती है, और जब गंभीरता आती है तो हम चीज़ों का जो आकलन है उसमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। और हमें जो लगता है कि मानव हित में जो श्रेष्ठ है, उन चीज़ों को हम लोग स्वीकार करते हैं, और जो कुछ भी हमें लगता है ऐसी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं जिनसे मानवता का कोई भला नहीं होता है। वो गंभीरता आती है। और जब हम अध्ययन नहीं करते, गंभीरता अपने व्यक्तित्व में नहीं लाते, तो जिन चीज़ों से मानव के कल्याण में कोई विशेष लाभ नहीं हो, हम उनको भी बढ़ा चढ़ा करके और सनसनी बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सीखने और समझने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो गांव के लेवल तक जब पहुंचेगा, तो लोगों में इन सब चीज़ों को लेकर के उनमें बदलाव आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें बदलाव नहीं आएंगे। लोग सोचते हैं, समझते हैं। और व्यक्ति की जो मूल है, इकाई है, हम लोगों को हमेशा ये समझना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। इतिहास को भी इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास पुराने सबक सिखाता है, पुरानी चीज़ों के बारे में बता करके हमारे जो नज़रिया है इसको खोलता है कि पहले क्या था। आप जब मनुष्य पैदा होता है एक बच्चे के रूप में, तो आप देखिए उस बच्चे को, अगर मैं ये भी ना कहूँ कि हम आदि मानव तक जाएं, सभ्यता का विकास आदि मानव से हुआ है, हम आदि मानव की बात ना भी करें, मान लेते हैं कि हम इसी जो जिस कालखंड में हम लोग हैं, अगर हम सिर्फ उसकी ही बात करें, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, तो वो जब बच्चा होता है, तो जो छोटा बच्चा होता है, आप उसको देखना, क्या वो बच्चा, उसके अंदर भेदभाव है लोगों के प्रति? क्या उस बच्चे के अंदर, जब कोई बच्चा शिशु है, छोटा है, क्या उसके अंदर दुनिया के प्रति उसके मन में नफरत है? क्या वो हिंसात्मक है? क्या वो इस तरह की चीज़ें करता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ईश्वर या प्रकृति, जिसने भी उसकी रचना की, उसने उसको क्या बनाया? उसने उसको पवित्र बनाया। उसके अंदर ना हिंसा है, ना उसके अंदर विद्वेष है, ना उसके अंदर विभेद है। वो एक स्वच्छ साफ प्राणी के रूप में आता है और सभी से स्नेह करता है। आपने देखा, छोटा बच्चा सब लोगों के साथ कितना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो समाज में एक तरफ अच्छाइयाँ होती हैं और एक तरफ बुराइयाँ होती हैं। अच्छाइयाँ अपना प्रभाव डाल के उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, और बुराइयाँ अपना प्रभाव डाल के उसके व्यक्तित्व को विकृत करती हैं। इसका मतलब है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मनुष्य निर्मित हैं। यहाँ पर समाज में उनका सृजन होता है, और उस सृजन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आगे चल करके विकास होता है। तो जो चीज़ें मनुष्य निर्मित हैं यहाँ पे, इसका मतलब है वो पूरी तरीके से कृत्रिम है, क्योंकि उसका जो मूल गुण है वो क्या है? मूल गुण उसका करुणा है, प्रेम है। उस बच्चे के अंदर क्या है? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा वो है कि जिसको हर कोई पसंद करता है, निष्कपट, निश्चल। और यहाँ आकर के उसको इस तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो
उसके व्यक्तित्व को बेकार करती हैं, और वही व्यक्ति समाज का भी हिस्सा है तो समाज को बेकार करती हैं। इसलिए हम सब लोगों को ये सारी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखने की और समझने की आवश्यकता है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हमारे कर्तव्य हैं, हम किसान हैं, कोई बात नहीं, किसान अच्छा काम है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक खेती करें, हम लोग अपने काम करें, बच्चों को पढ़ाएं, जो भी हमारा दायित्व बनता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सिसरो के विचार पर, और अभी सब लोग अब चर्चा में जुड़ चुके हैं। और आज का विचार है, जिस समय को अन्य व्यक्ति, सिसरो एक महान दार्शनिक थे इटली के, उनका विचार है कि जिस समय को अन्य व्यक्ति जनता के दिखावे और शारीरिक तथा मानसिक विश्राम में व्यय कर देते हैं, जिस समय को अन्य व्यक्ति जनता के दिखावे और शारीरिक तथा मानसिक विश्राम में व्यय कर देते हैं, वही समय मैं तत्व ज्ञान के चिंतन में और अध्ययन में लगाता हूँ। बहुत अच्छी सीख है जो सिसरो का दर्शन है। सिसरो का दर्शन बहुत अच्छी सीख है। अगर आप इस लाइन को बहुत गौर से सुने तो सिसरो कहते हैं कि जिस समय को अन्य व्यक्ति जनता के दिखावे और शारीरिक तथा मानसिक विश्राम में लगा देते हैं, या तो आप जनता का दिखावा कर रहे हैं, या आप शारीरिक रूप से आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, या मानसिक रूप से आपने सोचना बंद कर दिया है, उस समय को मैं ज्ञान, आत्मचिंतन और तत्व ज्ञान के चिंतन में और अध्ययन में लगाता हूँ, ताकि मैं सीख सकूँ। तो जो चीज़ें हैं कि जिन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। और आप सभी लोग भी समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आप सभी लोग देखिए, इसी समय पे हमारी परिचर्चा में लगभग 200 लोग सुबह जुड़ते हैं, और 200 लोग 1-1.5 घंटे बैठ करके हम लोग क्या बात करते हैं, ज्ञान की बातें, भाई संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसका लाभ हमारे समाज को, बच्चों को कैसे मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं और उसका लाभ मिलता है। ये एक ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है, जो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो समाज का भला करते हैं, वो लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन को उन्नत करते हैं, उनके विचारों में शुद्धता आती है, उनके विचारों में परिपक्वता आती है। एक बहुत बड़ा वर्ग आपने देखा होगा, उसका काम है सुबह सुबह उठ करके सोशल मीडिया पर टिकटॉक चलाना, 2-4 नेताओं को गाली देना, 2-4 नेताओं के बारे में अच्छी बातें लिखना, और किसी धार्मिक कट्टरता की पोस्टें डालना, ये सारे काम होंगे। तो वो जो लोग हैं, उनका जीवन क्या है, उनके जीवन में और जो पशु हैं उनके जीवन में कोई बहुत अंतर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा उनमें अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पशु का भी काम क्या है, उठना खाना सोना, उठना खाना सोना। मनुष्य की जो पहचान है, मनुष्य की पहचान ये होती है कि मनुष्य निरंतर चिंतन करे, और निरंतर चिंतन उसको मनुष्यता की ओर ले जाता है। और जब हम मनुष्यता की ओर लेके जाएंगे तो हमेशा हमारे मन में सिर्फ ये नहीं आएगा कि मनुष्यों का कल्याण हो, हम ये भी चाहेंगे कि प्राणियों का कल्याण हो, हम ये भी चाहेंगे कि प्रकृति का संरक्षण हो। तो हमारे भाव अधिक सकारात्मक होंगे, हमारे विचारों में अधिक व्यापकता आएगी। इसलिए आवश्यक होता है कि बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, जिनमें परिपक्वता आती है, जिनमें गंभीरता आती है, वो व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज व्यवस्था और प्रकृति को बढ़ावा देते हैं, उसका संरक्षण देते हैं। आगे हम लोग आते हैं अब, और ये हमें सबको रोकना है। दरअसल ये चर्चा करने के पीछे मेरा एक मकसद ये है कि हम सभी लोगों को इस तरह की चीज़ों को रोकना है। जो लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो उनके पास सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, वो अज्ञानता है। उन सभी लोगों के पास सबसे बड़ा समस्या अज्ञानता की है, और इसी अज्ञानता के आवेश में आकर के वो ये नहीं जानते कि हम जो पोस्ट डाल रहे हैं, क्या इससे हमारे समाज का भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा, नहीं जानते। कई लोग तो इस तरह की चीज़ों में लिप्त है कि वो उस तरह के विचारों को, उस तरह की राजनीति की पोस्टों को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपके समाज का ही शोषण और पतन होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये जानकारी नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बार चर्चा की थी, आज फिर से थोड़ी देर चर्चा कर लेता हूं मैं आपके साथ में, कि जो लोग हाई स्कूल, इंटर और इस तरह के जो बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक पोस्टें डाल करके इधर उधर के विवाद करते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, सबसे आसान काम है अपने जो घरवार के हम काम करते हैं, खेती बाड़ी के काम करना आसान काम है। उससे ऊपर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ करके हम क्या करते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों के हिसाब से अगर हम सोचें तो जो ग्रुप डी के जो लोग हैं, उनको कुछ योग्यता चाहिए होती है, एटलीस्ट हाई स्कूल
मैट्रिक, और तब वो लोग ग्रुप डी में जा कर के काम करते हैं। तो कुछ उनको योग्यता चाहिए होती है और उनका काम कठिन हो जाता है। उसके बाद आगे हम और बढ़ते हैं तो ग्रुप सी, यानी ग्रुप सी के जो लोग आते हैं, क्लरिकल जो ग्रेड में लोग आते हैं, उनको उससे और अधिक योग्यता चाहिए होती है और उनको और उनके कार्य और थोड़े से जटिल होते चले जाते हैं, उन कार्यों को करना और थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके बाद ही हम आगे देखें तो आगे हम देखेंगे कि उसके बाद ग्रुप बी यानी क्लास 2 के जो लोग आते हैं वो होते हैं, तो उनकी योग्यता, उनकी पढ़ाई लिखाई और अधिक होती है और उनकी जो कार्य हैं वो और कठिन हो जाते हैं। उसके ऊपर और हम जाएं तो ग्रुप ए के लोग आते हैं और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनके जो कार्य हैं और कठिन हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। इन सब लोगों के ऊपर तमाम तरह के प्राइवेट सेक्टर को भी अगर हम जोड़ लें, सबको जोड़ लें, सारी जो चीज़ें चलती हैं, बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर है, सब कुछ को जोड़ लें, तो बिजनेस करने के लिए MBA चाहिए, CA चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर चाहिए, आर्किटेक्टर चाहिए, ये सबको अगर हम लगा लें, क्लास 1 को भी लगा लें, सबको लगा लें, तो इनके कार्यों को करने के लिए विशेष योग्यता चाहिए, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए और क्या चाहिए हमें इसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए और एक ज्ञान चाहिए, तब जा कर के हम ऐसे काम कर पाते हैं। अब देखिए, इन सब के ऊपर जितनी मैंने अपनी चीज़ें बताई हैं जिसमें बहुत योग्यता चाहिए, उन सब के ऊपर होते हैं राजनीतिक लोग, इन सब के ऊपर होती है पॉलिटिक्स। तो आपको लगता है जो किसानों को चलाए, जो IAS को चलाए, जो बिजनेसमैन के ऊपर से को चलाए, जो बिजनेसमैन को आदेश दे, जो ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी, किसान, मजदूर, सब लोगों को जो डील करते हैं, सबको जो चलाते हैं, सबको जो डायरेक्शन देते हैं, वो पॉलिटिशियन होते हैं, वो राजनीति है। तो आपको लगता है कि राजनीति कोई इतने टुच्चे मुच्चे स्तर की कला है? राजनीति बहुत उच्च स्तर का ज्ञान है जो सबके ऊपर बैठा हुआ है। जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे IAS हैं, पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे तमाम तरह के जो बिजनेसमैन हैं, उन सबके ऊपर बैठा है पॉलिटिशियन। और वो पॉलिटिशियन नीति निर्माण के कार्य करते हैं, वो पूरे देश का संचालन करते हैं और उनके डायरेक्शन सबको दिए जाते हैं। तो हमें लगता है कि जो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे जो पोस्टें डाल करके राजनीति की इधर उधर की डालते हैं, क्या उनको इसका ज्ञान हो सकता है? इतने सारे लोगों के ऊपर वो लोग बैठते काम करते हैं। असली जो राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी विधायक है वो कुछ बन गया, वो नहीं, जो वास्तव में जिनके पास थॉट्स प्रोसेस है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो राजनीति है वो सर्वश्रेष्ठ स्तर की कला है, हाईएस्ट लेवल उसमें नॉलेज चाहिए, हाईएस्ट लेवल उसमें स्किल चाहिए। और आपके पास क्या है? आपके पास हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई लिखाई है और उसके माध्यम से आप कभी इस नेता के, कभी उस नेता के, कभी किसी के चमचे बने, कभी किसी के भक्त बने घूम रहे हो। जो सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारा का सारा सोसाइटी का सेटअप है, उस पूरे के पूरे सेटअप वो एक तरीके से ऊपर बैठ करके डायरेक्शन देते हैं, निर्णय लेते हैं। वहाँ कितने बड़े ज्ञान की आवश्यकता है। मैं ये संदेश इसलिए देना चाह रहा हूँ कि जिन भी लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट है, उनको ये समझना चाहिए कि राजनीति बहुत उच्च स्तर के ज्ञान की अपेक्षा करती है। बहुत उच्च स्तर का ज्ञान आपको चाहिए, तब आप राजनीति को समझ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर उस नेता की जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये राजनीति नहीं है। आप कुछ भी नहीं जानते, आप उसमें टूल्स हैं, उपकरण हैं, आप एक कठपुतली हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यही फील्ड चुनना है तो आप अपने ज्ञान के स्तर को, क्वालिटी के स्तर को, लीडरशिप स्किल को बढ़ाइए, तब जाइए आप उस क्षेत्र में। आपको जानकारी है नहीं, आपको ज्ञान है नहीं, और आप उसका दुरुपयोग करते हुए सामाजिक व्यवस्था को असंतुलित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा बहुत सारे युवा करते हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस ज़माने में जब इतनी सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, इतने सारे ज्ञान के साधन, चाहे वो किताबों के माध्यम से हों, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हों, ये सारे ज्ञान के साधन हमारे पास हैं, तो क्यों हम उसका उपयोग नहीं करते? क्यों हम उसके बारे में नहीं पढ़ते? और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि मैं संकेत में अपनी बात रखूँगा, आप लोग समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुनिया में क्वालिटी जो होती है, योग्यता जो होती है, स्किल जो होता है, उसका विकल्प पहले भी कभी नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में कभी नहीं होगा। संख्या बल जो होता है, जो संख्या होती है, बहुत सारी संख्या, कुछ लोग संख्या बल को बल मान करके राजनीति के बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जो आपकी जो योग्यता है, अगर वो योग्यता आपके अंदर है
तो आप किसी भी परिस्थितियों में कहीं भी अपना स्थान बना लेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में, आप यदि किसी जंगल में जाएं और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, जंगल में शेर भी है, जंगल में भेड़ भी है, जंगल में हिरन भी हैं, जंगल में नीलगाय भी हैं, जंगल में आपको तमाम जंगली जानवर मिलेंगे। लेकिन उन जंगली जानवरों में आप देखेंगे कि किसी एरिया में शेर जो है पूरे के पूरे उसका नेतृत्व कर रहा होगा, किसी एरिया में कोई और शक्तिशाली जानवर होगा वो उसको लीड कर रहा होगा, और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे हिरन, आप कभी जंगल सफारी करने जाइए तो आपको हिरन बहुत मिलेंगे, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हिरन घूम रहे होंगे। भैंस, जंगली भैंस आपको हज़ारों की संख्या में घूम रही होंगी। लेकिन वो हिरन, वो हज़ारों भेड़, वो हज़ारों भैंस वो लीड नहीं कर रहे। क्यों? सोच के समझ देखिए आप, क्या उनकी संख्या नहीं है? कितनी आबादी है उनकी? बहुत आबादी है, फिर भी वो लीड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि नेतृत्व के लिए योग्यता चाहिए, नेतृत्व के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, और वो योग्यता और बुद्धिमत्ता शेर में होती है तो वो लीड करता है। इसी प्रकार से समाज में जो हम भीड़ को एक बल के रूप में समझने लगते हैं, ये गलतफहमी है। आपके अंदर अगर योग्यता नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो आपके पीछे जो भीड़ है वो भीड़ आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, उन लोगों को आप समझा नहीं सकते। जिसके पास योग्यता है, जिसके पास स्किल है, सिर्फ वो ऊपर बढ़ सकता है। ये पूरे संसार का नियम है, पहले से लेकर के आज तक। और जंगल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जंगल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से बड़ी ज़्यादा संख्या में होने के बाद भी कम संख्या वाले छोटे छोटे जानवर ही भी लीडर बन जाते हैं, वो भी उस पर्टिकुलर जंगल के एरिया के लीडर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो सारी चीज़ें वो आती हैं योग्यता से, और हम लोगों का जो फोकस रहा है वो योग्यता की तरफ नहीं रहा। हम लोगों का फोकस योग्यता की तरफ नहीं रहा, योग्यता ग्रहण करने की तरफ हम नहीं बढ़े। कितने लोग हैं जो पीएचडी के लिए प्रयास करते हैं, कितने लोग हैं जो बड़े कंपटीशन में जाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप अपने पास के 50 गांव का सर्वे करिए, तो 50 गांव में हो सकता है कोई एक बच्चा आपको मिलेगा जो आईएएस की तैयारी कर रहा होगा। कोई एक बच्चा 50 गांव में ऐसा होगा जो साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहा होगा। 50 गांव में कितनी आबादी होती है, और 50 गांव के लोगों में से कोई एक व्यक्ति आईएएस या साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहा है, तो बाकी जो इतनी हज़ारों की आबादी है उन गाँव में, वो आबादी क्या है? क्या योग्यता के प्रति उनमें ललक है? नहीं है। यदि उनमें योग्यता के प्रति ललक पैदा नहीं हो रही है तो क्या उनमें लीडरशिप डेवलप होगी? क्या उनमें नेतृत्व विकसित होगा? असंभव, कभी हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों का जो फोकस रहा है, और जो संकुचित मानसिकता के लोग होते हैं, जिन लोगों की मानसिकताएं संकुचित होती हैं, जिन लोगों के विचार बहुत छोटे होते हैं, वो लोग हमेशा यही चाहेंगे कि बाकी लोगों को योग्यता हासिल नहीं हो। बाकी लोगों को नहीं चाहेंगे कि उनको योग्यता हासिल हो, क्योंकि उनको योग्यता हासिल होगी तो वो उन लोगों के बराबर हो जाएंगे। तो संकुचित सोच के लोग, छोटी सोच के लोग समाज को अज्ञानी बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं कि ये लोग अज्ञानी बने रहे, ताकि मैं कम अज्ञानी इन ज़्यादा अज्ञानियों का नेतृत्व करता रहूं। और जो समझदार और दूरदर्शी लोग होते हैं, जिनकी सोच बहुत व्यापक होती है, वो लोग चाहते हैं कि लोग मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी बने, मुझसे भी ज़्यादा लोगों के अंदर योग्यता आए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बेहतर नेतृत्व के साथ कार्य करें। ये बड़े लोगों की सोच होती है। और जिन समाजों में ऐसा हुआ है, उदाहरण के तौर पर जापान में हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी आने वाली जनरेशन मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जापान एक ऐसा छोटा सा देश है जहाँ पर भौतिक संसाधनों का अभाव है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, केवल एक ही रिसोर्स है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। वहाँ मानव है, बाकी पूरा जापान समुद्र से घिरा हुआ है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जापान में बहुत आती हैं। हमारी तरह वहाँ ज़मीन खेती बाड़ी नहीं होती है, बहुत कम हिस्से हैं, पानी की समस्या है पीने की। मतलब जापान एक ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक संसाधन बहुत नहीं है, फिर भी वो दुनिया के सबसे विकसित देशों में से है। दुनिया भर में मेड इन जापान चीज़ें पहुँचती हैं। क्यों? कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि जापान के लोगों ने, जापान की सभ्यता ने अपने लोगों को योग्य बनाया, उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाया, और हमेशा ये प्रयास रहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे भी ज़्यादा योग्य हो, हमसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, हमसे भी ज़्यादा काबिल हो।
तो ऐसे अगर लोग आएंगे तो वो अपने समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में बेहतर योगदान देंगे। और हमारे जो परंपरा अपने समाजों में हम लोग देख रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी लीड करके ये चाहता है कि मुझसे भी ज़्यादा अनपढ़ लोग बने रहे ताकि मुझ अनपढ़ का काम चलता रहे। तो ये जो सोच है, और इस सोच को ऐसे जो युवा हैं, जिन युवाओं के पास पढ़ाई लिखाई नहीं पहुंच पाई है, वो उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारा नैतिक दायित्व होता है। प्रत्येक समय के प्रति, जिस युग में हम रहते हैं उस युग के प्रति हमारा कर्तव्य होता है कि जिस इरा में, जिस युग में हम जी रहे हैं, वहाँ पर मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए हमने क्या प्रयास किए। जरूरी नहीं है, कई बार शायद लोगों को लगता है कि साहब हम तो इस काबिल नहीं है, हम ये कैसे योगदान दे पाएंगे। हर व्यक्ति चाहे जिस भी स्वरूप में काम करता है, उस हर व्यक्ति की महत्ता है। शिक्षक अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, एक व्यक्ति जो किसान है वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, एक व्यक्ति जो अन्य विभाग में कर्मचारी है बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अधिकारी हैं तो बहुत बड़ा योगदान देंगे, या आप राजनेता हैं तो बहुत बड़ा योगदान देंगे। आप जिस भी रूप में हैं, समाज की बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और हम तो हमारे पास उदाहरण और प्रसंग भरे हुए हैं। आप देखिए स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनकी हम लोग चर्चाएं करते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी की शिक्षा और उनकी सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो वो कोई समाज में बदलाव उन्होंने 1938 में शुरू किया। तब तो वो कुछ नहीं थे, फ़कीर थे। वो क्या थे? वो संत थे, फ़कीर थे, कुछ नहीं था उनके पास। तब उन्होंने बदलाव कर दिया। सांसद तो स्वामी ब्रह्मानंद जी 1967 में जाके बने, और जबकि उन्होंने कॉलेज की स्थापना 1938 में कर दी थी। तो जो इच्छा शक्ति होती है, जो बेहतर करने की सोच होती है, ये इसका संबंध आपकी पद से नहीं है। हम किसी भी रूप में हैं, वहाँ ये कार्य हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें, और हमारे आसपास के परिवेश में इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर मिलेंगी। कुछ आपको युवा ऐसे मिल जाएंगे, भटकते हुए नौजवान, कुछ आपको ऐसे लोग सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। मैंने देखा है कई बार प्रौढ़ जो लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, उनके अंदर भी ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। और इसका एक बड़ा कारण क्या है? इसका एक बड़ा कारण है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर के पूर्व अवधारणा बना के अपने मन में बैठे हैं कि वो चीज़ गलत है। वो बना ली है हमने, मान्यता में हम मानते चले आ रहे हैं, हमने उसको पढ़ाया नहीं है, हमने उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया, कोई जानकारी नहीं की है। एक पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल में आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि ग्रामीण समाज में अगर आप उदाहरण के रूप में देखें तो ग्रामीण समाज में जो लोग जिनको महात्मा गांधी हरिजन कहते थे, या जो लोग गांव में इस तरह के जो समुदाय में लोग रहते थे, उनके प्रति बहुत सारे लोगों में पूर्वाग्रह। क्या पूर्वाग्रह होता था? कि ये गंदे हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, इस तरह के पूर्वाग्रह चलते थे। और मैं आपको बताऊं, कई बार जो है जिन धर्मों से आपका संपर्क नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने धर्म के लोगों से चर्चा करते हैं, आपका दूसरे धर्मों से अगर आपका संपर्क नहीं होता तो उनके बारे में पूर्वाग्रह है कि वो ऐसे करते होंगे, वो अपवित्र होंगे, उनमें ये दिक्कत होगी, उनमें ये दिक्कत होगी। जबकि हमारा इंटरेक्शन उनसे नहीं हुआ है, हमारा उनसे कोई व्यवहार नहीं हुआ है, तो हम उनकी चीज़ों के बारे में जानते नहीं है, लेकिन पूर्वाग्रह है। और इस पूर्वाग्रह के कारण क्या होता है कि हम जानने का प्रयास भी नहीं करते, और इसके कारण से हम अपने आप को एक बंद खोल में कैद कर लेते हैं। उस खोल को तोड़ करके जानने का, उनको समझने का प्रयास नहीं करते। और जहाँ जहाँ हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ हम अज्ञानता का, अहम का और संकुचितता का शिकार होते चले जाएंगे। चीज़ें बहुत नैरो होती चली जाएंगी हमारी सोच में, और फिर दूसरों के प्रति हमारे मन में या तो घृणा आएगी, या तो हमारे मन में उनके प्रति हे पैदा होगा, या हमारे मन में उनके प्रति कहीं ना कहीं ईर्ष्या पैदा होगी। और इस तरह की चीज़ें दूसरों के लिए कितना नुकसान करेंगी, उससे पहले आपके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से विकृत कर देंगी। और यही बहुत बड़ी समस्या रही है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य होता है वो आपको नौकरी देना नहीं है, आपको आजीविका का रास्ता देना नहीं है, वो उसका एक साधन है शिक्षा का। लेकिन शिक्षा का वास्तविक कार्य होता है आपके व्यक्तित्व को बहुआयामी करना, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी में आपको बदलना, जहाँ आपके विचारों में व्यापकता है, जहाँ आपके दृष्टिकोण में दूरदर्शिता है। जब ये सारी चीज़ें आती हैं तब जा कर के हम संसार को, समाज को और दुनिया को समझते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग विद्वान और बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब लोग इस तरह के प्रयास करें। और देखिए होता है, आज हम लोगों का
200-250 लोगों की का एक समूह है जिसमें हम लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, और उससे आगे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें आगे जा कर के और दूर तक फैलाते हैं। तो जब कुछ लोग बुराई फैला सकते हैं, आपने देखा टीवी चैनल्स पे क्या चलता है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि टीवी चैनल्स पे क्या चलता है। टीवी चैनल्स पे कभी हम ये नहीं देख रहे हैं, खास करके न्यूज़ चैनल्स पे, कि बच्चे पढ़ाई करें, बच्चे आईएएस बने, बच्चे साइंटिस्ट बने, बच्चे डॉक्टर्स बने। इसका कोई डिबेट नहीं आ रहा, ना उसकी कोई चर्चा हो रही है। किसान उन्नत किसान बने, किसान अच्छी खेती करे, गाँव में जो गरीबी है, गाँव में जो लोगों के पास सड़कें हैं वो अच्छी बने, इसका कोई डिबेट नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप देखिए किस तरह के मुद्दे, किस तरह की बातें हो रही हैं, जहाँ लोगों के मन में जहर भरा जाए, जहाँ उनके मन में विभेद पैदा हो, जहाँ उनके व्यक्तित्व खराब हों, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देंगी सब। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग अगर लोगों को अनपढ़, जाहिल और एक तरीके से धर्मांध बनाना चाहते हैं, तो हमारा काम होता है कि हम समाज के नागरिक होने के नाते अपने समाज की रक्षा करें। हमारा दायित्व होता है कि हम अपने समाज को बचाएं। कैसे? इस तरह के उन्मादी लोगों से, इस तरह के पागल लोगों से। हम अपने समाज के बच्चों को, अपने लोगों को सिखाएं कि देखिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा, देखिए संविधान ने क्या कहा, देखिए शिक्षा का क्या महत्व है, देखिए तमाम जो संत हैं, तमाम जो सारे लोग हैं, वो आपको क्या शिक्षा दे के गए हैं कि आप मानवता का पाठ पढ़ करके शिक्षा ग्रहण करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने का आप निरंतर प्रयास करिए। हम ये भी तो कर सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ इस तरह की शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों के मन में सिर्फ ये भरा हुआ है और उनके निस्वार्थ हैं, उनके हमेशा निस्वार्थ हैं कि वो अपने स्वार्थों के चक्कर में दूसरों को चाहते हैं कमज़ोर रहें। एक अच्छा और बहुत समझदार व्यक्ति जिसका हृदय विशाल है, वो हमेशा चाहेगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी भोजन और संसाधन हो, सुविधाएं मिलें। एक अच्छे दिल का व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़े। एक अच्छे से अच्छा, जो अच्छा व्यक्ति है, जिसकी सोच अच्छी है, वो चाहेगा कि सभी लोगों का जीवन सुख शांति पूर्वक बीते। और जहाँ एक तरफ बुराई फैलाने वाले इस तरह के लोग हैं, उसी प्रकार समाज में अच्छी बातों को मानने वाले, अच्छे कार्यों को करने वाले लोग भी बहुत हैं। बस उनको नेतृत्व करना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। हम लोगों ने, आप सब ने देखा होगा कि समाज में परंपराएं नहीं थी शिक्षा के बारे में। बहुत सारे लोग हमसे पहले भी थे और सदियों से चले आ रहे थे, लेकिन एक माहौल चेंज हुआ करके। अगर हम देखें, अगर हम उन चीज़ों को करके देखें तो होता है। हम लोगों ने अपने जो हमारा काम है ऑफिस के अलावा, हमने अपने समय के साथ गांव में जा कर के लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको सिविल सेवा, साइंटिफिक फील्ड्स, मेडिकल इंजीनियरिंग में भेज कर तो देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे बने और बनते हैं बच्चे। आजकल आपने देखा होगा कि समाज के जो बच्चे हैं उनके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ गया है। पहले जितने बच्चे सेलेक्ट होते थे उससे ज़्यादा बच्चे अब सेलेक्ट होना शुरू हो गए हैं और उससे ज़्यादा बच्चे तैयारी करना शुरू हो गए। तो क्यों नहीं होगा? जब गलत लोग बुरी चीज़ों को फैला सकते हैं, समाज को ख़राब कर सकते हैं, तो क्या अच्छे लोग अच्छी चीज़ें फैला करके समाज को बेहतर नहीं कर सकते? क्या वो समाज का उद्धार नहीं कर सकते? और मान लीजिए हमारे पास कोई नॉलेज है, हमारे पास कोई अच्छी बात हमें जानकारी में, अगर हम किसी गरीब के बच्चे को या किसी गांव के ऐसे बच्चे को जिसको शिक्षा नहीं मिली है, अगर हम उस बच्चे को कुछ अच्छी ज्ञान की 2-4 बातें अगर उसके साथ शेयर कर भी लेंगे, उसके माता पिता को अगर हम समझा भी देंगे, तो आप मुझे बताइए उसमें हमारा क्या घाटा है, हमारा क्या नुकसान है? कोरोना वायरस में के संकट में आप देख रहे हैं कि धन संपत्ति सब इस समय क्या हो गया है, इररिलेवेंट हो गया है। कम से कम में लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, कम से कम में लोग जीवन यापन करना सीख गए हैं। और कम से कम में लोग जब सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो तामझाम है जो हमने खड़े किए हैं, इनके बिना भी मनुष्य का अस्तित्व रह सकता है, उसके बिना भी मनुष्य अपना जीवन चला सकता है। तो आप ये सोचिए कि इतनी कम आवश्यकताओं में अगर हम जी सकते हैं, तो जब माहौल अच्छा हो जाएगा, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तो क्या ऐसे में हम कुछ अपना धन, कुछ अपना समय, कुछ अपनी नॉलेज उन ऐसे लोगों को नहीं दे सकते जो उससे वंचित हैं, जो उनके पास नहीं है? जब हम इस समय जी रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, तो क्या हम आगे नहीं जी पाएंगे? बिल्कुल जी सकते हैं। परिवर्तन सोच का होना चाहिए। जिस दिन सोच का परिवर्तन होगा, उस दिन चीज़ें बेहतर होंगी। और मैं हमेशा बड़े बड़े जो सेमिनार्स हैं, उन बड़े बड़े सेमिनार्स में भी मैंने कई बार लोगों से कहा है, बच्चों से, पेरेंट्स से कहा है, गार्जियन से कहा है और इंटेलेक्चुअल्स, हम लोगों के जो एजुकेशन सेमिनार्स होते हैं उसमें बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में आते हैं। वहाँ भी मैंने एक बात लोगों से कही है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें
कि आपके बेटी की शिक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा चिंता आपको यह भी करनी चाहिए कि आपके पड़ोस में रहने वाले बच्चों की शिक्षा हो रही है या नहीं। अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए, और मेरे जो आसपास पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, इसको आप व्यापक रूप से भी समझ सकते हैं कि पूरे समाज में कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे समाज के लोग पढ़ जाएं और बाकी समाज के लोग ना पढ़ें, तो क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आपके बच्चे के पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति का, कोई जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का बच्चा है, वो बच्चा किसी कारण से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है और वो बुराइयों को अपना रहा है। हो सकता है उसके अंदर चोरी करना हो सकता है उसके अंदर कोई आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले रही हो सकता है उसके अंदर इस तरह की विकृतियां आ रही हो। यह भी संभव है कि आपके बच्चे और उस बच्चे का आपस में इंटरेक्शन हो, और आपके बच्चे का और उस बच्चे का लगातार इंटरेक्शन अगर हो रहा है, तो जो आपके पड़ोस में रहने वाला बच्चा अगर शिक्षा से वंचित रह गया है और उसके अंदर आपराधिक मनोवृत्ति आ गई है, तो वो आपराधिक मनोवृत्ति, वो अशिक्षा आपके बच्चे को भी कुप्रभावित करेगी, और आपका जब बच्चा कुप्रभावित होगा तो पड़ोसी के बच्चे के साथ साथ आपका अपना बच्चा भी बर्बाद होगा। तो इसलिए समाज में कभी भी इस सोच के साथ काम नहीं करना चाहिए कि बाकी लोग अनपढ़ रह जाएं, बाकी गरीब रह जाएं और हम अमीर हो जाएं, हम पढ़ जाएं। आप ये मान के चलना कि आगे समय का चक्र आपको इसका जवाब देगा। इतिहास हमेशा घूमता है और वो इतिहास का चक्र आपकी आने वाली पीढ़ियों से सवाल पूछेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर अटैक करेगा, क्योंकि जो अनपढ़ रह गए, जो अशिक्षित रह गए, या जो लोग अपराधी प्रवृत्तियों में आपके आसपास के लोग रह गए, वो सारे के सारे लोग आगे चल करके आपकी इस पीढ़ी को आप बचा सकते हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर वो लोग जरूर उसको संक्रमित करेंगे। तो हमेशा हम लोगों को इस विचार, इस दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए कि हमारा अपना परिवार, हमारा अपना जो घर है, उसके अलावा हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास समाज में सब लोगों के जीवन में उद्धार हो, सब लोगों के अंदर मानवता पैदा हो, सभी लोगों का कल्याण हो। अगर इस तरह की सोच हम लेके आएंगे तो निश्चित रूप से जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि समाज में सकारात्मक चीज़ें और सकारात्मक सुधारों का प्रादुर्भाव होगा। तो चलिए, अमृत कथा, संविधान की अमृत कथा थी। हम लोग संविधान के बजाय दूसरी चीज़ों पर चले गए, और अब हम लोग चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने आर्टिकल 226 तक अपनी चर्चा की थी, संविधान के अनुच्छेद 226 तक। तो संविधान के अनुच्छेद 226 में हमने चर्चा की थी कि मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट निकालने की शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है। जो आपका उच्च न्यायालय है, वो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह के मामलों में रिट निकाल सकता है। कैसे कैसे मामले? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सैलेटोरी प्रोविशन और क्यो वारंटो। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और आप में से अधिकांश लोगों को ये पहले भी जब हमने चर्चा की थी सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, वह भी आपको याद होगा। आज हम लोग, कल हमने चर्चा उच्च न्यायालय के संबंध में भी की थी कि उच्च न्यायालय संवैधानिक अधिकारों के अलावा वैधानिक जो चीज़ें हैं, वैधानिक अधिकार हैं, आप उस वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी रिट निकाल सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आपके सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक अधिकारों के संबंध में रिट नहीं निकाल सकते, सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में 5 तरह की रिट निकालते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के पास जो शक्ति है, वो मौलिक अधिकारों के अलावा यदि कोई वैधानिक अधिकार है, उसके संबंध में भी रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। तो यदि कभी आपसे यह सवाल पूछा जाता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में, या आपके कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उससे अगर कभी ये पूछा जाता है कि रिट निकालने की शक्ति किसके पास है, तो वो रिट निकालने की शक्ति आपका जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ये एक छोटा सा अंतर आप लोग याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 227, जो आज की चर्चा का हमारा पहला अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो सभी न्यायालय के अधीक्षण का मतलब होता है किसी न्यायालय, जो नीचे वाले न्यायालय हैं उसको सुपरविजन करना। तो सुप्रीडेंट एक तरीके से कौन है? हाई कोर्ट है। कौन से निचले न्यायालय? जिस हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम लेते हैं पंजाब हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है। पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, वो हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का हाई कोर्ट है। तो वह हाई कोर्ट पंजाब प्रदेश में जितने भी जिला कोर्ट्स होंगे, जितने भी तहसील कोर्ट होंगे, उन सब का
सब उसके अधीन होंगे। हरियाणा में जितने भी कोर्ट्स होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, सब उसके अधीन होंगे। और चंडीगढ़ में भी जितने जिला न्यायालय और बाकी न्यायालय होंगे वो सब उसके अधीन होंगे। तो कहने का मतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 227 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है अपने ज्यूरिडिक्शन में, जहाँ तक उसका ज्यूरिडिक्शन जाता है, जहाँ तक उसका अधिकार क्षेत्र जाता है, वह अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जो निचले न्यायालय हैं वो सब उसके अधीन होंगे। और एक तरीके से वो सुप्रीटेंडेंट के रूप में वो उनको मॉनिटर करेगा। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे और इस तरह के छोटे छोटे से ही प्रावधान हैं। इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट, और ये एक पूरा सेटअप है, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से ऊपर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय। ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 228 आर्टिकल 228, तो आर्टिकल 228 ये कहता है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, यानी कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे हाई कोर्ट को चले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मामला विचाराधीन है जिला न्यायालय में, तो जिला न्यायालय से वो सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। कैसा मामला? ऐसा मामला कि जिला न्यायालय में अगर कोई ऐसा विषय या ऐसा कोई केस चल रहा है जिसमें संविधान का कोई क्वेश्चन छुपा हुआ है, मान लीजिए संविधान की कोई व्याख्या है, संविधान का कोई बहुत मूलभूत प्रश्न उसमें है उस केस में, कि भाई अगर इस केस में हम जाएंगे तो संविधान की व्याख्या का भी इसमें कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे मामलों में, जिन मामलों में संविधान का कोई सारभान प्रश्न अगर छुपा होता है, कोई मूल प्रश्न संविधान का छुपा होता है और उसकी व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय अपने पास ट्रांसफ़र करके मंगा सकता है। स्पष्ट? ऐसे मामले जिसमें संविधान का कोई विषय छुपा हुआ है और वो जिला न्यायालय में या निचले न्यायालय में कहीं विचाराधीन है, तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में अपनी नोटिंग लगा के भी भेज सकता है कि इस मामले में आप जब भी कोई निर्णय करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो यह एक प्रावधान है। एक तरीके से हम देखते हैं कि व्यवस्था को बड़ा संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया गया है ताकि सारी चीज़ें एक ऑर्डर में चलें, सारी चीज़ें एक व्यवस्था के रूप में चलें। आगे हम चलते हैं उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपने अधिकारी और सेवक इत्यादि की नियुक्ति करते हैं, और वो जो अधिकारी और सेवक हैं वही सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य हैं, कार्यवाही जो होती है उनमें उनकी मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई वहाँ लिखने का काम कर रहा है, कोई लोगों की व्यवस्था कर रहा है, कोई जो कोर्ट में केस लगे हैं उनकी जानकारी, उनको डिटेल लगा रहा है। तो इस तरह के जो सारे अधिकारी और सेवक होते हैं उच्च न्यायालय में, वो सभी मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 229 आर्टिकल 229। आगे हम बढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। जो उच्च न्यायालय हैं उनका जो संघ राज्य क्षेत्र, भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। कुछ तो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और कुछ संघ शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ये सारे क्या हैं? संघ शासित प्रदेश हैं। इनको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। तो संविधान का अनुच्छेद 230 आर्टिकल 230 ये कहता है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद विधि द्वारा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। क्लियर? तो जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लें बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है बेसिकली मध्य महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन कई सारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी आते हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं वो भी उसमें शामिल हैं। उसके अलावा आप जैसे देखिए कोलकाता, तो जो कोलकाता जो हाई कोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि दादरा जो आपका अंडमान निकोबार है, इस तरीके से किसी भी जो हाई कोर्ट है, किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय को आसपास के जो संघ शासित प्रदेश हैं उन संघ शासित प्रदेशों को की जो अधिकारिता है उस उच्च न्यायालय को दी जा सकती है। अर्थात किसी भी उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है संघ शासित क्षेत्र तक विस्तारित किया जा सकता है।
यह कहाँ पर लिखा हुआ है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 230 में, आर्टिकल 230 में। और आपने देखा होगा केवल चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है, दिल्ली जो है दिल्ली का हाई कोर्ट है, और एक जो है दिल्ली, चंडीगढ़ और शायद हाँ यही केवल है जिनके हाई कोर्ट्स हैं। बाकी जितने भी आप देखेंगे संघ शासित प्रदेश, दादरा नगर हवेली का अपना नहीं है, दमन दीव का अपना नहीं है, लक्षद्वीप का अपना नहीं है, अंडमान निकोबार का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। तो अधिकांश जो संघ शासित प्रदेश हैं वो क्या है, वो किसी न किसी संबंधित जो पास में जो राज्य है उस राज्य के हाई कोर्ट के अधीन वो लोग आते हैं। क्लियर? तो ये है संविधान का अनुच्छेद 230, जो यह कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है वो संघ राज्य क्षेत्र तक भेजा जा सकता है। उच्च न्यायालय के जजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ऑलरेडी दी हुई है कि जजों की प्रक्रिया कैसे होती है। जज बनने के लिए पहले तो आप लोअर जुडिशियल सर्विस से ही आप जाएंगे और उसके माध्यम से ही आपका चयन होता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हमने बताई है कि क्या क्या होती है। अब उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 231, संविधान का अनुच्छेद 231, संविधान का अनुच्छेद 231, आर्टिकल 231। तो संविधान का अनुच्छेद 231 ये कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ आपने देखा जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो असम में है, उसी उच्च न्यायालय में वो सारे राज्य कवर हो जाते हैं। तो मतलब दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है, ऐसी विधि भी संसद बना सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 231 में ये कहता है कि दो या अधिक राज्यों के लिए भी संसद विधि के माध्यम से एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत वो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, मतलब उच्च न्यायालय एक ही है लेकिन वो सारे राज्यों तक है। तो दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। लेकिन भारत में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जिसका उच्च न्यायालय ना हो। मतलब उच्च न्यायालय उसका जरूर होगा, भले ही उसके राज्य में ना हो, किसी दूसरे राज्य में हो, लेकिन प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय अवश्य होगा। यानी प्रत्येक राज्य का क्या, अगर हम और गहराई से सोचें तो आप ये मान के चलिए कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच किसी न किसी हाई कोर्ट तक जरूर होगी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी हाई कोर्ट के परिव्यू में ही आता होगा। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 232 जो निरसित है, मतलब 232 नहीं है, आर्टिकल 232 में कुछ नहीं है, वो निरसित कर दिया है। उसका अब संविधान में कोई मेंशन नहीं है। पहले उसमें कुछ रहा होगा, शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, कभी अगर मिलेगा तो देखेंगे कि मूल रूप से संविधान में क्या लिखा गया था। अभी केवल आर्टिकल 232 अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो संविधान में 232 नहीं है। अब तक हमने संविधान के बारे में चर्चा की और उच्च न्यायालय जो है, हमने हाई कोर्ट्स के बारे में जितने भी प्रावधान थे उन सब की चर्चा की। आप लोग पुराने 2 वीडियोस आज का और कल का अगर देखेंगे तो आपको हाई कोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप ध्यान से सुन लेंगे। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि हम सब लोग संविधान को नियमित रूप से पढ़ते भी रहें, एक 2 आर्टिकल। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सारे आर्टिकल्स पढ़ें, लेकिन 2 3 आर्टिकल दिन में अगर पढ़ते रहें तो कई सारी चीज़ें हमारी रिवाइज भी होंगी और कई सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट भी हो जाएंगी, कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर भी होती चलेंगी। और ये आदत होनी चाहिए, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद 233, आर्टिकल 233। अब यहाँ से शुरू होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे हाई कोर्ट। हमने सबसे पहले क्या, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का पूरे का एक है। हाई कोर्ट जो है, हमने देखा कि हाई कोर्ट राज्यों में है और कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो कई राज्यों के हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद न्याय व्यवस्था में पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आया हाई कोर्ट, अब आया सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं और अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय। आप सब लोगों ने देखा होगा कई बार आपके कोर्स चलते हैं जिला न्यायालय पर, जहाँ पे आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट जज होता है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, CJM होता है, इस तरह के न्याय, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ADJ। ये सब आपने नाम सुने होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। ADJ है, डिस्ट्रिक्ट जज है,
CGM है, CGM कोर्ट है, SDM कोर्ट है, ये सब आपने सुने होंगे। तो अब हम लोग अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा करेंगे और केवल न्यायिक अधिकारियों की। जैसे SDM जो कोर्ट है, SDM बेसिकली अर्ध न्यायिक है, वो प्रशासनिक अधिकारी भी है। तो हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं करेंगे, SDM DM इनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे जैसे सिविल जज, जैसे CGM, जैसे ADJ, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज। ये जो सारे जुडिशरी के जो पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे लोग होते हैं सबऑर्डिनेट जजेज, यानी अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 233 आर्टिकल 203 से इसकी शुरुआत होती है और उसमें सबसे पहला दिया है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो अब आपको सवाल ये उठता है कि ये जिला न्यायाधीश बनते कैसे हैं। मैं आपको यूपी के एग्जाम्पल से बता दूं। उत्तर प्रदेश में जज बनने के लिए 2 परीक्षाएं होती हैं। सबऑर्डिनेट जज बनने के लिए क्या 2 परीक्षाएं होती हैं? एक परीक्षा होती है PCSJ, इसको हम लोग बोलते हैं PCSJ यूपी में। PCSJ के माध्यम से लोग जज बनते हैं। और एक होती है हायर जुडिशियल सर्विस यूपी में, जिसमें एक्सपीरियंस लोग, वकील इत्यादि जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग उस परीक्षा के माध्यम से हायर लेवल पर जज बनते हैं। वो हायर जुडिशरी का पार्ट होता है। तो PCSJ के माध्यम से जो लोग जज बनते हैं वो लोअर, और हायर जुडिशरी के माध्यम से थोड़ा उससे ऊपर जज बनते हैं। ये 2 परीक्षाएं होती हैं और ये दोनों ही कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं। खास करके PCSJ का प्रॉपर फॉर्मेट है। जैसे PCS या IAS के लिए परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस, उसी तरीके से उनकी परीक्षाएं होती हैं और लॉ के क्वेश्चंस, GK के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। और पहली पोस्टिंग के रूप में आमतौर पर लोग वहाँ पर बनते हैं सिविल जज बनते हैं और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होकर के सिविल जज से फिर ADJ बनते हैं, CGM बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। ये पूरा का पूरा प्रमोशन का चैनल है। क्लियर? तो ये है भर्ती प्रक्रिया जो लोकसेवा आयोग के माध्यम से ही होती है। जो कमीशन होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके माध्यम से होती है। हरियाणा में हरियाणा की होती है, यूपी में यूपी की होती है, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ लेता है, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश लेता है। तो ये जो जुडिशियल जो भर्ती प्रक्रिया है, इसकी एक खासियत ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट जज बन गए अलीगढ़ के, तो अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज बन के आप आगे चल करके अगर लगता है तो आपको हरियाणा या पंजाब या फिर आपको महाराष्ट्र में किसी हाईकोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है? लेकिन अगर आप PCS में आप SDM बन गए, PCS में यदि आप SDM बन गए तो SDM प्रमोट होकर आप DM बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रदेश के बाहर नहीं जा सकते। मतलब आप अपने स्टेट में ही रहेंगे। आप अगर PCS अधिकारी बन के आप SDM बनते हैं तो प्रमोट होकर के आप ADM बनेंगे, CDO बनेंगे, आप DM बनेंगे, हो सकता है आप स्पेशल सेक्रेटरी, आप सेक्रेटरी तक पहुंच जाएं सरकार में, लेकिन आप अपने प्रदेश से बाहर नहीं जा सकते, आप उसी में रहेंगे। लेकिन जजों के लिए फ़ायदा है कि आप उत्तर प्रदेश जो PCSJ है उसकी परीक्षा पास करके आप जज बने और जज बनते बनते आप डिस्ट्रिक्ट जज तक प्रमोट हो गए और बाद में हो सकता है किसी दूसरे प्रदेश के हाई कोर्ट का भी आपको जज बना दिया जाए। तो ये वहाँ पर इस परीक्षा का एक फ़ायदा है। और दूसरा क्या है कि जो PCSJ और हायर जुडिशियल सर्विसेज हैं, इसकी एक खासियत ये है कि जब हम IAS वगैरह की तैयारी करते हैं तो IAS वगैरह में की तैयारी में हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है IAS में, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं जो आप कल्पना कर सकते हो वो सबको आपको पढ़नी होती है IAS में। तो IAS का जो परीक्षा प्रणाली है वो थोड़ा सा जटिल और थोड़ी सी बड़ी है, उसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अगर जे देखें PCSJ, तो PCSJ में लॉ पूछा जाता है, बस लॉ और थोड़ा सा GK और बाकी कुछ है नहीं। तो कम जो है चीज़ें को, लेकिन उसमें डेप्थ में आपको पता होनी चाहिए। बट आपके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं पढ़ने के लिए सब्जेक्ट, उसके माध्यम से आप जज बन सकते हैं। मैंने कई बार लोगों से कहा है कि भाई LLB करके आप ट्राई करिए, PCSJ वगैरह बनना बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, जुडिशल सर्विस में जाना आसान है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। IAS वगैरह में क्या है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो IAS में ना पढ़नी पड़ती हो, तो वो थोड़ा सा क्या है, बड़ी हो जाती है, परीक्षा बड़ी हो जाती है। तो जो लोग LLB किए हुए हैं, यहाँ पर कई सारे लोग इस चर्चा में भी जुड़ते हैं जिन्होंने लॉ किया है, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी PCSJ की एज निकल गई है मान लीजिए, तो आप
हायर जुडिशल दीजिए, हायर जुडिशल सर्विसेज में आप ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग वकालत कर रहे हैं, मान लीजिए भाई वकालत कर रहे हैं तो आप कानून के जानकार हो गए और वही आता ही है उसमें। भाई कोई मान लीजिए किसी ने LLB किया और LLB करके किसी जिला न्यायालय पर वो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है वकील के रूप में, तो जब आप वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वकील ही क्यों बने रहना चाहते हो, जज भी बनो। और जज बनने के लिए क्या है, वही आता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वही संविधान के क्वेश्चन आएंगे, वही IPC पूछी जाएगी, वही CRPC पूछी जाएगी, वही तो आपसे सब क्या पूछा जाएगा, जो कानून और संविधान और उसमें लिखा हुआ है वही पूछा जाता है। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। अभी जो है हमारे एक काफ़ी जिनकी एज हो गई थी, कासन के रहने वाले थे, बेचारे प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत सालों से, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे मुजफ्फरनगर में, और वो अभी जज हुए हैं। अभी वो हायर जुडिशल सर्विस में सेलेक्ट होकर के जज बन गए हैं। मेरे ख्याल से 1-1.5-2 महीने पहले, लॉकडाउन से जस्ट पहले उनका रिजल्ट आया था। तो कई सारे लोग बनते हैं। एक अलीगढ़ की जो थी गीता जी, अभी कन्नौज में वो जज हैं, तो वो भी पहले ऐसे ही वकील थी और प्रैक्टिस कर रही थी, और करते 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 उन्होंने एग्जाम दिया, हायर जुडिशल सर्विस में वो सेलेक्ट हो गई करीब पिछले साल वो जज बनी थी। तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अगर अवसर मिलता है तो उस अवसर के माध्यम से हम दूसरी जो बड़े काम हैं, बड़ी जो चीज़ें हैं उस पर जाने का निरंतर प्रयास करें। तो जैसा मैंने कहा कि जो जिला न्यायाधीश है इनकी नियुक्तियाँ करते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श करने के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 233 था, ये 234। दूसरा है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। तो जो न्यायिक सेवा है उसमें जिला न्यायाधीशों के अलावा क्या आता है, अगर ऐसे कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता है तो राज्यपाल लोक सेवा आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके माध्यम से वो भर्तियां करेगा, और न्यायालय से परामर्श करने के बाद। जरूरी नहीं है कि हाईकोर्ट में सारे लोग जो है जुडिशियल काम करने वाले हों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेखा अकाउंट्स का काम देखते होंगे, बहुत सारे लोग एडमिन देखते होंगे। तो वह ऐसे लोगों की नियुक्ति भी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जाएगी राज्यपाल के द्वारा, और परामर्श किससे होगा, हाईकोर्ट से। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 235, संविधान का अनुच्छेद 235, आर्टिकल 235। वो कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो जो अधीनस्थ न्यायालय मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तहसील कोर्ट्स हैं, इन सब पर नियंत्रण किसका होगा, उच्च न्यायालय का। ये बात है संविधान के अनुच्छेद 235 में। उसके बाद आते हैं हम संविधान का अनुच्छेद 236, आर्टिकल 236। उसमें यह दिया गया है कि जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत कौन शामिल होगा। तो उसमें वही मैंने जैसे आपसे कहा ना कि वही सारे जो जिला न्यायाधीश है, एडीजे है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, CGM है, ये सारे लोग जिला न्यायाधीश के अंतर्गत, सेशन मजिस्ट्रेट और ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। एक तरीके की ये डेफिनेशन है। उसके बाद आता है आर्टिकल 237। कुछ चीज़ें जो बहुत जटिल में है उसके हम अंदर नहीं जाएंगे, उस पर हम लोग सिंपल चीज़ें रखेंगे, और लेकिन व्याख्या हम सबकी करेंगे। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। तो ये एक सिंपल सा प्रोविजन है। राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियमों ऐसी तारीख से जो वह इस निमित्त नियत करे ऐसे अपवाद और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना से विनिर्दिष्ट किए जाएं राज्य के किसी वर्ग या वर्ग के मजिस्ट्रेट के संबंध में ही लागू होंगे। तो एक सिंपल सा प्रोविजन है कुछ प्रावधानों के बारे में। और उसके बाद फिर आता है संविधान का अनुच्छेद 238। तो संविधान का जो अनुच्छेद 238 है वो बेसिकली निरसित है, वो नहीं है, वो संविधान से हटा दिया गया है। उसको बोलते हैं रिपील कर देना, हटा देना। तो आर्टिकल हमने 2 अनुच्छेद देखे आज। एक तो अनुच्छेद 232 नहीं था, 232 संविधान से हटा दिया गया है, और एक अनुच्छेद 238 को संविधान से हटा दिया गया है। पहले मूल में क्या था वो हम लोग देखेंगे, अब उसकी आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि संविधान में वो अब है नहीं। अब हम आएंगे आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। जो यूनियन टेरिटरी हैं जिनको हम लोग यूटीज बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये जो सारे के सारे हैं इनको भारत में कहा जाता है संघ शासित प्रदेश।
यूनियन टेरिटरीज। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो संघ राज्य क्षेत्र क्या हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में क्या प्रावधान है। क्योंकि हम लोगों ने राज्यों के बारे में चर्चा कर ली, हाईकोर्ट की चर्चा कर ली हम लोगों ने, तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में भी जानें। और संघ राज्य क्षेत्र है संविधान का भाग 8 है ये संविधान का। भाग 7 में कुछ था नहीं, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। और अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है, सबसे पहले इसमें आर्टिकल 239 है, संविधान का अनुच्छेद 239, आर्टिकल 239। उसमें क्या लिखा है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली को लेकर के काफ़ी आपको समझ में आता होगा कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, दिल्ली में केजरीवाल जी सीएम भी हैं, कुछ सुना होगा आपने। पांडिचेरी के बारे में आपको बहुत जानकारी नहीं होगी, वहाँ भी विधानसभा होती है और सीएम और ये होते हैं। अंडमान निकोबार का आपको आइडिया नहीं होगा कि वहाँ का प्रशासन कैसे चलता है। लक्षद्वीप का भी आपको आइडिया नहीं होगा। तो बहुत सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी जानकारी आपको नहीं होगी कि ये क्या होते हैं, इनका प्रशासन कैसे चलता है। तो सबसे पहले क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो जो भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, जब तक संसद कोई विधि नहीं बना दे तब तक उनका प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाएगा। और जो उनका प्रशासन करेगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा। उसको आमतौर पर भारत में 3 तरह के पद हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक प्रशासक है एडमिनिस्ट्रेटर, और एक शायद विशेष अधिकारी। इस तरह की पोस्ट क्रिएट की जाती है, राष्ट्रपति के माध्यम से उसकी नियुक्ति होती है, जो संघ राज्य क्षेत्रों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्लियर? तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में सीधा सा आंसर क्या रहेगा कि उनका प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 239 में दिल्ली के बारे में उपबंध है, 239A में पांडिचेरी के बारे में उपबंध है। आपको पता है दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसमें विधानसभाएं भी हैं। और अभी तीसरा बन गया है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पहले राज्य था, अब जम्मू कश्मीर में 370 हटा करके उसको एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया है। एक संघ शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें विधानसभा होगी, उसका निर्धारण बाद में होगा कितने मेंबर्स होंगे। और इसी तरीके से पांडिचेरी और दिल्ली 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभाएं होती हैं। तो इनमें राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल, उसके अलावा यहाँ विधानसभाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री भी होते हैं। लेकिन जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ भले ही उनको राज्यपाल दिलाएं, उपराज्यपाल, लेकिन जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के माध्यम से होगी। ये स्पेशल प्रोविजन है दिल्ली के बारे में। बाकी विधानसभा के प्रोविजन सेम है, जिस तरीके कार्य प्रणाली है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग आएंगे और आगे हम लोग करेंगे बात आर्टिकल 240, संविधान के अनुच्छेद 239 के बाद 239 में कई और सारे प्रावधान हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग चर्चा में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वो चीज़ें आपके बहुत काम की भी नहीं है और वो केवल विद्यार्थियों के मतलब की हैं, वो बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो जो संघ राज्य क्षेत्र है जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, पांडिचेरी, इन सब के लिए जो नियम बनाने की शक्ति है, इनको रेगुलेट करने की जो पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये आर्टिकल 240 में है। और उसके बाद 41 संविधान का 41 जो ये कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। हम अभी कुछ समय पहले ही उच्च न्यायालय की चर्चा कर ही रहे थे। तो उसमें क्या है कि संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। जैसे आपको पता दिल्ली का उच्च न्यायालय है, दिल्ली का अपना सेपरेट उच्च न्यायालय है, जबकि दिल्ली राज्य नहीं है। एक तरीके से दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसका उच्च न्यायालय है। तो कोई भी संसद विधि के माध्यम से संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगी, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य, किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी प्रदेश के किसी उच्च न्यायालय के अधीन उसको कर सकेगी। जैसे आपने देखा ना कि जो आपका चेन्नई हाई कोर्ट है, पांडिचेरी उसके अधीन आता है।
वो आपका किसके अधीन आता है? कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन आता है। उसके बाद आर्टिकल 242 भी संविधान से हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 232, आर्टिकल 238 और आर्टिकल 242, ये 3 जो आर्टिकल हैं ये संविधान से हटा दिए गए। अब ये संविधान में नहीं है। 232, 238 एंड 242, सो ये 3 आर्टिकल संविधान में नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जो हमारी चर्चा है, उस चर्चा में हमने बात की उच्च न्यायालयों के संबंध में जो बाकी प्रोविजन थे उसके बारे में, और साथ ही संघ शासित प्रदेश है उनके प्रावधानों की भी चर्चा हम लोगों ने इस चर्चा में की। अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो संविधान का भाग 9 है, आर्टिकल 9। संविधान का भाग 9 हम शुरू करेंगे। अब तक हमने संविधान के भाग 8 की चर्चा कर ली है, और मैं बताऊं ये भाग 8 क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला भाग था भारत का राज्य क्षेत्र। पहला जो भाग था भारत का राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग था नागरिकता। तीसरा भाग था संविधान में मौलिक अधिकार, और चौथा भाग था राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। पांचवा भाग था संघ यानी यूनियन, मतलब जो भारत का यूनियन है उसके बारे में चर्चा की थी, केंद्र के बारे में हमने। ये पांचवा भाग था। उसके बाद छठा जो भाग था वो हमारा था संविधान का भाग 6। भाग 6 था राज्य, जिसमें हमने राज्यपाल की चर्चा की, विधानसभाओं की चर्चा की, विधान परिषद की चर्चा की। ये भाग 6 था। भाग 7 जैसा कि मैंने कहा वो हटा दिया गया था। भाग 7 को हटा दिया गया था। और भाग 8 में हमने चर्चा की थी संघ राज्य क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरीज है, इनकी चर्चा की थी। अब जो अगला भाग है वो संविधान का अगला जो भाग है वो है हमारा, जिसकी सब लोगों को प्रतीक्षा होगी, पंचायतें। अभी पंचायतों के इलेक्शन आने वाले हैं ना कुछ समय बाद, तो सब लोग जो है सरपंच बनने का, ग्राम पंचायत का प्रधान बनने का, बीडीसी चुनाव लड़ने के जाएंगे। तो कल से हम लोग वही पंचायतों की चर्चा करेंगे कि पंचायतें क्या हैं। और अब अगर कोई सवाल आपका है, क्योंकि अभी हम लोगों ने काफ़ी आर्टिकल कर लिए, कल से हम लोग पंचायत की चर्चा करेंगे। यदि कोई सवाल यदि आपका है ऐसा, तो अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है हमारी आर्टिकल 242 तक ही रहेगी। हाँ, मानवेंद्र सिंह राजपूत का एक क्वेश्चन है कि संविधान का कोई भी आर्टिकल कैसे हटाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का कोई भी अनुच्छेद हटाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी आर्टिकल ऐसा है जिसमें संविधान का मूल जो विशेषता है, जो मूल संरचना है, अगर वह मूल विशेषता और मूल संरचना अगर बाधित हो रही है, तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं हटाए। मतलब संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होगा जो संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब करे। तो कोई भी ऐसा आर्टिकल अगर संसद को लगता है कि भाई इररिलेवेंट था, तो वो संविधान संशोधन के माध्यम से उस आर्टिकल को हटा भी सकते हैं। तो जैसा हमने 3 आर्टिकल देखे, आर्टिकल 232, 238, 242, इन 3 आर्टिकल को हटाया जा चुका है। कोई और यदि सवाल आपका रहता है तो आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। और कार्यक्रम के अगले भाग में अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, राजकुमारी लोधी को LLM करना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से राजकुमारी LLM के लिए अप्लाई करिए, और LLM में एडमिशन लेकर के आप LLM कर सकते हैं। आप बुलंदशहर से हैं तो आप मेरठ विश्वविद्यालय या अलीगढ़ में जाकर के भी आप LLM कर सकते हैं। दिल्ली में भी आप LLM कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के, कॉलेज में जाकर के। क्लियर? तो चलिए आज की परिचर्चा के जो अगला भाग है हमारा, वो अगला भाग है हमारा कविता। और मुझे एक कविता जो मिली है इसमें आज, BS राजपूत जी खंडाला, जो भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं खंडाला में, उनकी कविता है BS राजपूत जी की। जो लोग निरसित अनुच्छेद को पढ़ना चाहते हैं वो मूल संविधान की कॉपी देखनी पड़ेगी कहीं से, उसके बारे में हमें जानकारी करनी पड़ेगी। किसी भी, देखो, राज्य का निर्माण करना, किसी भी, जैसे हमने शुरू में बात की थी, राज्य को बनाना, राज्य का, नए राज्य का निर्माण करना, वो किसका कार्य है? संसद का। संसद किसी भी राज्य को बना सकती है। क्लियर? पूरन सिंह पटेल साहब एक जानकारी दे रहे हैं कि जो क्लैट परीक्षा है इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो जिन लोगों को क्लैट परीक्षा पास करके लॉ इत्यादि करना है, वो लोग क्लैट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अभी भी, जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, और वो लॉ की परीक्षा दे सकते हैं। 25 तारीख उसकी अंतिम तिथि है। तो आज 24 तारीख है,
और आप चाहें तो वो परीक्षा दे सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनको करना है आगे, जिनका इंटरेस्ट है। ठीक। रविंद्र सिंह राजपूत का जो क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है वो नहीं किया जा सकता, वो संविधान में नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो चलिए कविता की तरफ आते हैं साहब। गुड। बाकी आप लोग जानकारी शेयर करते रहिए। तो BS राजपूत जी है, खंडाला में स्टेशन प्रबंधक हैं, स्टेशन मैनेजर खंडाला महाराष्ट्र में। तो उनकी कविता है और उनकी कविता हम आपके बीच में रखेंगे। कविता है खुशहाल भारत। खुशहाल भारत, ये कविता उन्होंने 22 अप्रैल 2020 को लिखी थी। अभी 22 अप्रैल का मतलब है अभी 2 दिन पहले, परसों। उस कविता को हम आपके बीच में रखेंगे। और आज का हमारा जो सत्र है 8:52 हुए हैं, तो हमारा जो समय है वो भी लगभग पूरा हो गया है। बहुत सारे लोग जो है पंचायत चुनाव पर टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। देखिए एक कमेंट आ गया गीतम राजपूत जी का, वो कह रहे हैं कि सर मुझे पंचायत का चुनाव लड़ना है। ये जो अशोक, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद गुजराती है या ये कौन सी भाषा है गीतम राजपूत जी के बाद, तो उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है। अगर किसी, शायद या तो गुजराती है या मराठी, आप अगर हिंदी है सब लोग समझ पाएंगे आपका कमेंट। लोधी सूरज राजपूत, सूरज राजपूत ने कहा आर्टिकल 231 रिपीट कर दीजिए। मैं आर्टिकल 231 आपको रिपीट कर देता हूं। और आर्टिकल 231 में 231 तो हमने कल किया था वैसे, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। क्या है उसमें? हाँ, आज ही था। उसमें यह था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी संसद बना सकती है। 231 सिंपल है। जैसे मान लीजिए यूपी का एक अलग हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना दे। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा के लिए केवल एक ही हाई कोर्ट है। तो ये संसद के पास शक्ति है कि संसद चाहे तो 2 राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। तो मुझे लगता है अब हम लोग कविता पाठ की तरफ बढ़ते हैं। और आप सब लोग एक छोटी सी कविता जो हमारे बीच में राजपूत साहब ने भेजी है खंडाला से, उसको सुनिए और उसके बाद हम अपने इस सेशन को समाप्त करेंगे। कविता है, अभी ही है, कल की लिखी है, कल ही वो कविता लिखी है। और कविता क्या है? मंजिलों की बात। ये कविता है खुशहाल भारत, इसका टाइटल उन्होंने दिया है खुशहाल भारत। खुशहाल भारत। कविता क्या है? मंजिलों की बात, मंजिलों की बात हम मंजिलों पर कर लेंगे, मंजिलों की बात हम मंजिलों पर कर लेंगे, अभी तो हमें चट्टानों में रास्ता बनाना है। मंजिलों की बात हम मंजिलों पर कर लेंगे, अभी तो हमें चट्टानों में रास्ता बनाना है। कृषकों की कड़ी मेहनत के बल पर, कृषकों मतलब किसानों, कृषकों की कड़ी मेहनत के बल पर अन्न उपजता है, कृषकों की कड़ी मेहनत के बल पर अन्न उपजता है। हमें अपने किसानों को सबल और शिक्षा में आगे बढ़ाना है। कृषकों की कड़ी मेहनत के बल पर अन्न उपजता है, हमें अपने किसानों को सबल और शिक्षा में आगे बढ़ाना है। शिक्षा, संस्कार, कुरीति उन्मूलन और रोजगार को अपनाएंगे। शिक्षा, संस्कार, कुरीति उन्मूलन और रोजगार को अपनाएंगे। राष्ट्र निर्माण में युवा और विद्यार्थियों को योग्य बनाना है। शिक्षा, संस्कार, कुरीति उन्मूलन और रोजगार को अपनाएंगे। राष्ट्र निर्माण में युवा और विद्यार्थियों को योग्य बनाना है। आगे, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी युवा ही होती है। किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी युवा ही होती है। युवाओं के जोश और जुनून को शिक्षा की ओर ले जाना है। किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी युवा ही होती है। युवाओं के जोश को और जुनून को शिक्षा की ओर ले जाना है। भारत की नारी शक्ति सदैव से सिरमौर रही है। भारत की नारी शक्ति सदैव से सिरमौर रही है। आज फिर से बेटियों को रानी अवंतीबाई और कल्पना बनाना है। भारत की
नारी शक्ति सदैव से सिरमौर रही है। आज फिर से बेटियों को रानी अवंतीबाई और कल्पना बनाना है। भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण और पर्यावरण को बचाएंगे। भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण और पर्यावरण को बचाएंगे। कम संतान, सुखी इंसान तथा वृक्ष संरक्षण के भारत को सशक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद BS राजपूत साहब। हमारे बीच में खुशहाल भारत के लिए कविता, जिसमें शिक्षा भी है, जिसमें संस्कार भी है, जिसमें रोजगार भी है, जिसमें पर्यावरण भी है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें समेटा। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को कविताएं भेजनी हैं वो लोग कविताएं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम लोग रोज़ाना 1 या 2 कविताएं इस सेशन में रखते हैं, ताकि आप सभी लोगों का जो रचनात्मक शक्ति है, आपके अंदर जो रचनात्मक क्षमता है, वो आए और वो सारे दोस्त आपकी उस प्रतिभा से, सारे लोग आपकी उस प्रतिभा से परिचित हों। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग इस सेशन को विराम देते हैं। आप सभी लोगों ने इस परिचर्चा में भाग लिया। संविधान और समाज के तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण और कीमती समय इस लाइव सेशन के लिए दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और अभी क्योंकि लॉकडाउन है, तो आप सभी लोग प्लीज़, आप देख ही रहे होंगे टीवी पर 22,000 से ज़्यादा केस हो रखे हैं, तो अनुशासन बना के रखें। स्व अनुशासन सबसे अच्छी बात है। पूरा अनुशासन बना के रखें, घरों में रहें और पूरी तरीके से इस कोरोना संकट से पूरे ईमानदारी और पूरे अनुशासन के साथ लड़ें। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसमें प्रत्येक भारतवासी का, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग अपने परिवार, अपनी सुरक्षा, अपने समाज, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। आप सब लोग चर्चा में जुड़े और सब लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसको इंटरेक्टिव बनाया, उसके लिए पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी कविताएं भेजते रहिए, आपकी कविताएं यहाँ आती रहेंगी। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।